जय हिंद भाई सभी को। और अभी जो क्लास करेंगे ये एक जर्नल डिस्कशन जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, हालांकि ये क्लास शेड्यूल तो उनके लिए कर रखा है कि जो बच्चे अभी क्या है पूरा वीक पढ़ते हैं तो उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, तो एक ये एज ए रिवीजन क्लास लेके चल रहे हैं जिसमें हमने कुछ पढ़े हैं क्वेश्चन वो भी हैं, कुछ जो नया मटेरियल है वो भी है, ठीक है ना। तो उनसे क्वेश्चन बच्चों से भी पूछेंगे और हम उस चीज़ का आंसर भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले सभी को भाई जितने भी अभी आप लोगों के पास जिसके पास भी ऑनलाइन क्लास पहुंची है तो थैंक यू सभी का, क्योंकि आपने अभी तक जीरो से है ये जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से आज जो है 200 तक आप सब्सक्राइब जो चैनल को करके चले हैं और जो वीडियोस के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो सपोर्ट अभी तक रहा है ऐसे ही सपोर्ट करते रखिएगा। अभी तो ये शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत हमने इसमें किया है ताकि बच्चों को जो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि ऑनलाइन भी ऐसा कोई बच्चा जिससे हमारी किसी पढ़ाई से हमारी किसी वीडियो से अगर मदद मिल सके आने वाले एग्जाम में साइंस और जीके से संबंधित अगर उसकी कुछ कमी है वो अगर पूरी हो सके तो हम इस मुहिम पे और इसके माध्यम से हम चीज़ें आप लोगों के तक पहुंचा पा रहे हैं। तो थैंक यू। अभी जहां तक जिन बच्चों ने अभी जिन बच्चों के साथ जो पढ़ने लग रहे हैं उन्होंने जो सपोर्ट किया है और जो चैनल्स के प्रति आप जीरो से जो 200 सब्सक्राइबर तक का जो सफर लेके आए हैं, और आशा है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और आज की जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है मेरे भाई। जितना भी आप लोग पढ़ पा रहे हैं और जितनी भी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं तो उन चीज़ों को और अच्छे से हम आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और अच्छा कंटेंट और अच्छी पढ़ाई के साथ हम ये वीडियो बनाते चलेंगे। चलो थैंक यू। और बाकी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं भाई। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है लेकिन अक्सर बच्चे क्या है भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। यहाँ पर पहले क्या पूछा गया है और बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां पर पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब ये यहां पर आपको बहुत बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये आपका नाम आता है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। और इसी के साथ आप लोगों के में इसमें पूछा जाता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे किसके, संविधान सभा के। संविधान सभा के भाई तुम जो अभी देख लो ऑफलाइन जितने भी बैठे हो, सिर्फ ये तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन जो चला हुआ है, और ताकि बाद में इस वीडियो को भी देख के आप लोग इस चीज को समझ लेना। कोशिश करेंगे कि आपसे जितने भी बनते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करें। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसका नाम आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या चीज आ सकती है इसमें, आपसे पूछा जाएगा कि एक संविधान सभा बनी थी अपनी, बनी थी ना संविधान बनने से पहले। संविधान जो सभा बनी थी उसके सबसे पहले जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष अगर कोई बना था तो वो कौन बना था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है ना। उसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और ये भी आपको पता चल गया कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे और किस तारीख को बने थे, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष। भारत के पहले क्या थे, ये राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे, और ये अध्यक्ष कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 में। और क्या बात आपसे याद रहनी चाहिए, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है ना, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के तहत हुआ था, कौन सा ऐसा मिशन आया था भारत में कि उस मिशन के तहत हमने संविधान सभा का गठन किया था। तो वो कौन सा मिशन था भाई, कैबिनेट मिशन था। कौन सा था, कैबिनेट मिशन है, ये बात आपने याद रखनी है। कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन था। और कब आया था ये, 1946, मार्च 1946 के अंदर आया था। और इसने अपनी सितंबर अक्टूबर में रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। और पहला जो इसका स्थायी अध्यक्ष बना था वो कब बना था, 9 दिसंबर 1946 को। नाम क्या था उनका, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था भाई, सच्चिदानंद सिन्हा जो था वो इनका क्या था, अस्थायी अध्यक्ष था। रह जाएगी बात याद। पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्लियर है। अब अगर हम बात करें संविधान सभा की अगर मांग की थी तो सबसे पहले 1895 में, कब, 1895 में किसने की थी भाई, बाल गंगाधर तिलक ने। ये याद रखना भाई, ये क्लास इसीलिए है रिवीजन क्लास है और आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो बस एक बार समराइज हम करते हैं। किसने की थी भाई, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किस चीज की शुरुआत करवाई थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है ना।
गणेश चतुर्थी की अगर शुरुआत हुई थी तो इन्हीं के मतलब क्रियाकलाप, अगर इन्हीं के मतलब एम था इनका कि भैया हम जनता को इकट्ठा करें, क्योंकि पहले क्या था कि सभा नहीं होने दिया करते, लेकिन धर्म के नाम पे कभी किसी को मना भी नहीं किया, तो इन्होंने क्या कि ऐसे तो अंग्रेज इकट्ठा नहीं होने देते, बट एक ये गणेश चतुर्थी के रूप में लोगों को इकट्ठा और जोड़ने की क्या की थी इन्होंने मुहिम या पहल की थी। रह जाएगी इतनी बात याद। संविधान से रिलेटेड और क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि संविधान जो है वो बनकर तैयार कब हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये कब हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। और ये भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर उसके बाद ये पूछे कि इसको बनने में कितना टाइम से लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगे थे। कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगे थे। अगर हम यहां पर बात करें कि संविधान बनाने का जो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार, और अगर हम ये बोलें कि कानूनी सलाहकार थे, तो कानूनी सलाहकार अगर आपसे पूछता है तो कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो थे कानूनी सलाहकार थे। अगर संवैधानिक सलाहकार के अगर पूछे, संवैधानिक अगर सलाहकार के पूछे तो कौन थे भाई? BN राव। कौन थे? BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। आप ये बातें याद रह जाएगी याद। उसके बाद में संविधान से रिलेटेड और क्या आप लोगों को याद है, और क्या चीजें ऐसी थी जो संविधान सभा से रिलेटेड है? यहां पर आपसे प्रारूप समिति पूछी गई, ठीक है ना। तो प्रारूप एक उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही जो थे भारत के पहले क्या हुए? प्रधानमंत्री। भारत के पहले क्या हुए भाई? प्रधानमंत्री भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज के टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज के टाइम प्रधानमंत्री कौन है, तो आज कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी जो है आज के टाइम भारत के प्रधानमंत्री। इतनी बातें एक बार याद रखिएगा। उसके बाद में अभी आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा है। तो और क्या यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए सौरमंडल से रिलेटेड अगर आप पूछे तो? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे जो गर्म ग्रह है वो आपका है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। वीनस या शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह। लेकिन ये सबसे सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है। सबसे नजदीक अगर सूर्य, देखो गर्म ये है, बट अगर सूर्य के सबसे नजदीक की बात की जाए ना, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, यानी कि मर्क्यूरी है। बुध यानी कि मर्क्यूरी जो ग्रह है वो सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह है। लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है। अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बातें करें तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? संध्या का तारा कहा जाता है। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। वीनस को संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसको सुबह का तारा भी बोला जाता है। सुबह का तारा या फिर भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। समझ में आया? उसके बाद में इसका कोई उपग्रह है क्या? तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई बात है? सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछता है, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछे तो फिर कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। क्लियर है? सबसे बड़ा तो तुम लोगों ने पढ़ा, कौन सा है? बृहस्पति। एक चीज और, ये जो बुध है, बुध यानी कि आप लोगों को पता चल गया मर्क्यूरी। उसके बाद में बुध के बाद में नंबर आता है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद में किसका आता है? पृथ्वी का। पृथ्वी के बाद में किसका आता है? मंगल का। ये जो 4 ग्रह है ना, इन 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, इनर प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह, या फिर हम इनकी बात करें तो कौन सा होता है? इनर प्लेनेट भी बोलते हैं।
उसके बाद में ये एक धूमकेतुओं की बेल्ट होती है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी धूल कण या धूमकेतु वगैरह, अगर एस्ट्रोनॉइड्स की बात करें तो उनकी एक परत होती है, एक लेयर होती है। उसके बाद फिर आपका नंबर शुरू होता है किन ग्रहों का? फिर आपका होता है बृहस्पति का। किसका होता है? बृहस्पति का। फिर होता है शनि ग्रह। कौन सा भाई? शनि ग्रह। उसके बाद में अरुण और वरुण। अरुण और वरुण मतलब यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों को बोला जाता है बाह्य ग्रह। कौन सा बोला जाता है? बाह्य ग्रह बोला जाता है, क्योंकि ये बाहर की साइड है। प्रश्न में पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपसे ये पूछ लेगा कि मतलब आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह कौन सा है? आपसे चार तो बता देगा कि एक तो चलो बृहस्पति है, एक आपको शनि दे देगा, और एक आपको अरुण या वरुण दे देगा, और एक आपको बुध दे देगा। तो बुध किस में आ जाएगा? आंतरिक ग्रह के अंदर आ जाएगा, मतलब इनर प्लेनेट के अंदर आ जाएगा। समझ में आई बात? ये इसके बाद में और क्या आपसे पूछ सकता है? सौर मंडल जो है, सौर मंडल का जो मेन हेड है वो किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। और सूर्य एक क्या है? तारा है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलता, जो स्टार्टिंग जो इनिशियल तैयारी करके चलते हैं, कि सूर्य क्या है? एक तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है वो कौन सा है? सूर्य ही अभी तक, मतलब जो सबसे सूर्य के जो अपने पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का तारा, जो आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? और क्या पूछेगा? सूर्य से रिलेटेड आपसे यह पूछ सकता है कि सूर्य के अंदर गैस कौन सी है? सूर्य के अंदर गैस कौन सी है? तो सूर्य के अंदर गैस कौन सी आ जाएगी भाई? एक तो आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन। जो जो चीजें याद आती जाएंगी ना, दिमाग में आती जाएगी, वो हर चीज आज बोर्ड पर लिख के डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। दूसरा, जो डेली भूलते हो क्वेश्चन, तो वो आप लोग रिवीजन में आ जाए। सूर्य के अंदर कौन सी गैस है भाई? हाइड्रोजन प्लस और कौन सी? हीलियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वही इसकी ऊर्जा का स्रोत है। यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के अंदर अच्छा, तो क्या है? सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन है, तो ये तो एक आपका इसका एनर्जी का सोर्स हो गया। एनर्जी के सोर्स के साथ साथ आप क्या कह सकते हो कि जहां पर हाइड्रोजन गैस का नाम आता है ना, वहां पर हम बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा? नाभिकीय संलयन। क्या हुआ होगा? नाभिकीय संलयन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम के साथ भी तो यही कहानी होती है ना। हाइड्रोजन बम भी पूछा जाए, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम की भी बात करें तो किस पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो यानी कि ये क्या करता है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो तुम्हारे को सौरमंडल का सबसे मतलब जो सबसे मेन हेड है वो किसको माना गया है? सूर्य। सूर्य से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछता है? एक तो आपको यह पता चल गया कि इसके अंदर कौन सी गैस जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 60 से 70-80% या जो है वो हाइड्रोजन, 90% तक भी हाइड्रोजन ही है। बाकी आप लोगों को इसमें हीलियम देखने को मिलती है। अगर हीलियम से बात पूछते हैं तो हीलियम में क्या प्रश्न बनता है आपका? हीलियम में बनता है कि सबसे हल्की एक तो नोबल गैस है। सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है? सबसे हल्की अगर नोबल गैस की बात की जाए ना, सबसे लाइटेस्ट नोबल गैस की अगर बात की जाए तो सबसे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम है। और हीलियम गुब्बारों के अंदर यही भरी जाती है या नहीं भरी जाती? भरी जाती है भाई। बैलून जो होते हैं मोस्टली, हम जो फूंक के हवा भरते हैं वो हीलियम नहीं होती भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। बट कुछ सिलेंडर वगैरह लगाए जाते हैं, उसके द्वारा जब हीलियम गैस भरी जाती है तो वो बैलून जो है हल्का होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर उड़ जाता है। बस आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी गैस भरी जाएगी भाई? हीलियम गैस। हीलियम और कहां पर होती है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। हीलियम प्लस ऑक्सीजन। हीलियम प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सर है ना, वो कौन लेके जाते हैं? गोताखोर लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? गोताखोर, मतलब डाइवर्स जो होते हैं ना, डाइवर्स जो पानी के अंदर जंप लगाते हैं, हीरे मोती चाहे कुछ भी ढूंढना हो पानी के अंदर, तो हीलियम प्लस किसका मिश्रण लेके जाते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का लेके जाते हैं।
तो इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, सूर्य से शुरू हुई है, सबसे बड़ा ग्रह आपने बता दिया, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, हीलियम जो है सबसे हल्की नोबल गैस की अगर पूछे ना तो बतानी है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस तुम कौन सी बताओगे, हाइड्रोजन का ही नाम लोगे। किसका लोगे, हाइड्रोजन का ही नाम लोगे। समझ में आई। एक और हाइड्रोजन से एक और चीज याद आई कि हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण एक चीज होती है, एक प्रक्रिया होती है। किस लिए, जो वनस्पति घी बनाते हैं ना, वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इतनी बात याद रह जाएगी। तो इतनी बात के साथ आपको यह पता चल गया बृहस्पति। एक और क्वेश्चन, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, बृहस्पति और दूसरा अगर हम बात करें तो शनि। बाकी अभी क्या है, शनि आगे निकल चुका है बृहस्पति से, ठीक है ना। शनि ग्रह क्या है, पहले से 89 या 69 या बृहस्पति के पास थे, बाकी अभी शनि के पास उससे भी ज्यादा 140-41 के आसपास मतलब सर्च हो रखे हैं, तो शनि के पास है। बाकी शनि ऑप्शन में नहीं आता तो फिर बृहस्पति ही बचता है। एक ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले होते हैं, एक ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले हैं, तो वो कौन सा है, मतलब रिंग्स हैं, तो किसके पास है, शनि ग्रह के पास है। किसके ग्रह के पास है, शनि ग्रह के पास क्या है, चारों तरफ ऐसे रिंग है, छल्ले हैं। ग्रहों की संख्या है कितनी, हाउ मेनी टोटल प्लेनेट, 8 हैं। कितने हैं टोटल, 8 ग्रह हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में प्लूटो जो है ना, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि वो प्रॉपर अपने ऑर्बिट में नहीं घूमने लग रहा था या बहुत ज्यादा दूर था। जैसे जैसे दूर होते जाते वैसे वैसे इनके ऊपर ठंड भी बढ़ती जाती है। समझ में आया। उसके बाद में और क्या है सोलर सिस्टम से, सारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड बताइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है भाई, चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है, ये अकेला। और चंद्रमा एक और चीज कि चंद्रमा की हमेशा हम एक सतह देखते हैं, पढ़ा है ना, चंद्रमा की हम एक सतह देखते हैं। क्यों देखते हैं, मतलब हम चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं, यस, जो उनका रोटेशनल जो स्पीड है ना, या रोटेशन जो टाइमिंग है उनका लगभग क्या है, एक जैसा है, ठीक है। इसलिए हम चंद्रमा का हमेशा क्या देखते हैं, एक ही चेहरा देख पाते हैं। उसके बाद में लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह का, यानी कि रेड प्लेनेट मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, 2। एक कौन सा है, डिमोस है, एक कौन सा है, फोबोस है, ये भी हमने पढ़ा है। इसमें जो छोटा है, जो सबसे छोटा जो उपग्रह है, सबसे छोटा जो उपग्रह है वो किसके पास है, पूरे सौरमंडल की बात कर रहे हैं, पूरे सौरमंडल के पास जो सबसे छोटा ग्रह है वो किसका है, मंगल का। नाम क्या है, डिमोस। और अब बता दो सबसे बड़ा ग्रह जो पूरे सौरमंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है वो किसके पास है, किसके पास है, बृहस्पति। क्या उसका नाम याद है, गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड। रह जाएगी याद। अब आपसे एक प्रश्न और यहां पर पूछ सकता है कि भाई ये बता दो कि सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह के पास है, या किस ग्रह पर सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। वैसे इंडिया में तो पृथ्वी के ऊपर तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत ऊंची श्रेणी होगी और ऊंची चोटी होगी। बट यहां पर मंगल ग्रह पर ही एक निक्स ओलंपिया, क्या नाम है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम से एक पर्वत है जो सौरमंडल का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। और वो किस ग्रह पर है भाई, मंगल ग्रह पर है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई कौन सा उपग्रह के ऊपर कौन सा क्या, कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं है। समझ में आई बात है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। आपसे पूछ सकता है कि 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी के ऊपर क्या पर अपना सूर्य का प्रकाश, या फिर 500 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। कितना लगता है, ठीक है ना, 2 मिनट के आसपास क्या लगता है। उसके बाद में पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने दिन में घूमती है, सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में। लीप ईयर होता है वो 365 दिन और कुछ घंटे का होता है। उसके बाद में पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी देर में चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी अपने रोटेशन पे, अपनी खुद की रोटेशन पे कितनी देर में चक्कर लगा देती है, 24 घंटे लेती है। कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। अगर आपसे पूछ ले नीला ग्रह किसे कहते हैं, ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, तो तुम किसको बताओगे, पृथ्वी को बताओगे। किसको बताओगे, पृथ्वी को बताओगे। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसकी वजह से,
पानी की वजह से। नीला ग्रह किसकी वजह से? सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। उसके बाद में आप लोग ये बता सकते हो कि जीवांशम ग्रह किसे बोलते हैं? तो चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को जीवांशम ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। तो ये बातें आपको यहां से पता लगनी चाहिए। उसके बाद में है अच्छा भाई, उसके बाद में आप लोगों को आगे देखिएगा। अच्छा, एक चीज और रहेगी को, जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है। ध्रुव तारा कहां पर है? पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है। अभी आगे देखिएगा, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो यहां पर तो तुम लोगों ने पढ़ लिया किस राज्य की है भाई? गुजरात की। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी जो तट रेखा है वो किसकी है? सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के साथ कुछ हम बात कर लेते हैं। गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा है, तो गुजरात में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? गुजरात में एक आपको पता होना चाहिए सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अभी कल ही परसों भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्टेडियम भी है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है, तो भाई कौन सा है? क्या? अहमदाबाद गुजरात में ही है ना, या कहीं और गया? कोई नहीं, जैसा तुम्हारे को पता, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो गया तो भी ठीक करेंगे, ठीक हो गया तो भी गलत करेंगे। ठीक हो गया तो गलत करना पड़ेगा, क्या करें अभी। तो क्या बोल रहे तुम? हाँ, विश्व का भी सबसे बड़ा है। शाबाश, ये भी अच्छी बात है। विश्व का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही। और भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। समझ में आया? अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में। आपसे ये भी पूछता है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है भाई? ये दिल्ली में है। ये बात आपको भी याद रहनी चाहिए। उसके बाद में आपको गुजरात से रिलेटेड और क्या है? गुजरात से रिलेटेड आपसे पूछेगा कि गरबा। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। डांडिया किसका है भाई? गुजरात का। और इतने से काम नहीं चलाएगा, वो ये पूछेगा कि ये गरबा और डांडिया किया कब जाता है? तो ये कब किया जाता है भाई? नवरात्रि पर। कब किया जाता है? नवरात्रि के ऊपर क्या है? गरबा और डांडिया जो लोक नृत्य है वो किया जाता है। याद रह जाएगा। और गुजरात में सबसे बड़ा, शाबाश, गुजरात में सबसे बड़ा क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा। कच्छ ही है भाई। कच्छ का रण जिसको हम बोलते हैं, कच्छ का क्या बोलते हैं? भारत का सबसे बड़ा जिला। और कहां पर है? गुजरात में है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में गुजरात की मैंने आपको राजधानी तो याद करवाई रखी है। गुजरात की राजधानी याद होगी, क्या हो जाएगी? गांधीनगर ही हो जाएगी। आपको इनके सीएम भी याद होंगे। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। मेरे ख्याल से आप इसके गवर्नर को भी तो याद रखते होंगे, आचार्य देवव्रत। आचार्य क्या हो जाएगा? देवव्रत जो है यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर भी है। तो गुजरात की आपको एक ये चीजें याद रह जाएगी। और क्या है गुजरात के अंदर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। शाबाश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, याद रहने चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर ही है। जो किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सारे मेरे को आप लोग चाहे कैसे भी सर्च करके, चाहे बुक से मेरे को बताओ आप कि अपने को ये याद है क्वेश्चन, कहीं से भी आप लोग पूरी जीके याद होनी चाहिए। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी इनको सरदार किसने कहा था? ये भी तो पूछा है ना, सरदार किसने कहा इनको? बारदोली के अंदर जो बारदोली की महिलाएं थी, ठीक है ना, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको क्या कहा था? सरदार। इनका एक उपनाम भी है। उपनाम क्या है? लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी इनको क्या है? जाना जाता है। और क्या इनके साथ है भाई? भारत के पहले गृह मंत्री भी थे ये। भारत के पहले अगर हम बात करें गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। और क्या है गुजरात के बारे में? कौन सा? गिर। यस भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान इधर ही है। गिर नेशनल पार्क कहिएगा या गिर राष्ट्रीय उद्यान भी इधर ही है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर भी हमने पढ़ा था, किसने लूटा था सबसे पहले? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था भाई? मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी ने, जो कहां का शासक था? गजनी का था। और हमने इसकी डेट भी याद की थी। डेट याद की थी कौन से ईयर में? शाबाश, याद करो, तुम्हारे लिए ही चला रखी है। गलत बताओगे तो भी देखी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बताओ, कुछ भी बताओ। आक्रमण 1025 में, 1025 में ही क्या किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और इस गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था भाई? 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। याद रह जाएगी ये बातें। और क्या है गुजरात के बारे में? राजधानी आप लोगों ने बता दी, ठीक है ना। नेशनल पार्क आपने बता दिया। इसमें यहां पर कांडला और पोरबंदर बंदरगाहें भी हैं। कौन कौन सी बंदरगाहें? अगर आपसे पूछता कि कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। पोरबंदर बंदरगाह कहां पर है? गुजरात के अंदर है। रेलवे का स्टाफ कॉलेज भी कहां पर है? वडोदरा गुजरात में है। रेलवे है ना, जो रेलवे, भारतीय रेलवे जो है, उसका जो स्टाफ कॉलेज, अगर हम बात करें स्टाफ ट्रेनिंग की, तो ये भी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। गिर नेशनल पार्क आपने बता दिया इधर है। कच्छ का रण यहां पर आप लोगों ने बता दिया है। सबसे ज्यादा बड़ी जो समुद्री तटरेखा है वो भी किसकी है? गुजरात की है। ये बात आप लोगों ने बता दी। और क्या हो सकता है गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई नर्मदा ताप्ती नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती, साबरमती नदी यहां पर गुजरात में है। समझ में आई बात है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध कहां पर है? सरदार सरोवर जो बांध है वो कहां पर है? तो वो भी कहां पर है? गुजरात में है। ताप्ती एक परियोजना है, नदी परियोजना भी ताप्ती नदी के ऊपर यहीं पर है भाई। समझ में आई? गिर नेशनल पार्क हो गया। इसमें मरीन नेशनल पार्क है एक, कौन सा हो जाएगा? मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है भाई। मरीन नेशनल पार्क अभी कौन सा बताया था तुमने? गिर नेशनल पार्क बताया, मरीन नेशनल पार्क यहां पर बताया, कच्छ नेशनल पार्क अभी यहां पर बता सकते हो। और क्या है? कौन सा? ब्लैक बुक भी इधर ही है। ब्लैक बुक, ठीक है ना, ब्लैक बुक यहां पर नेशनल पार्क ये हो जाएगा। अच्छा, एक और भील और यहां पर जनजातियां हैं, भील और गोंड जनजातियां भी यहां गुजरात में है। अकेले गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में भी है। तो यहां पर आपके ये सारी जीके किससे हो जाएंगी? गुजरात से। गुजरात को हम एक उपनाम से भी बोलते हैं, भारत का मानचेस्टर। क्या बोलते हैं? भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। समझ में आई बात है? क्या? हाँ, उसका क्या है? सौराष्ट्र। अच्छा, सौराष्ट्र का जो हिस्सा, जैसे ऊपर वाले हिस्से को सिंध बोलते हैं, गुजरात महाराष्ट्र से कुछ मिलता है, इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश वाला ये जो हिस्सा है उसको कन्नौज वाला, हाँ ठीक है ना। अवध जो ये क्या बोलते हैं अपने, अवध क्षेत्र बोलते हैं यूपी वाले क्षेत्र को। तो ऐसे मतलब ये एक संस्था टाइप, कबीले टाइप थे। और क्या हो सकता है बताओ? शाबाश, सोचो, जो भी चीजें आ सकती हैं। अच्छा, ये चीज जो, अच्छा अभी जो कांडला बंदरगाह है ना, इसका जो नाम बदलकर एक और नाम कर दिया था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल, क्या किया गया भाई? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना। दीनदयाल बंदरगाह जो है वो किस बंदरगाह का नाम बदलकर किया गया भाई? कांडला बंदरगाह का नाम बदला गया। अच्छा, एक चीज और, गुजरात में, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री अंग्रेजों ने इधर ही तो लगाई थी ना। सूरत में सबसे पहली जो फैक्ट्री है इधर ही तो लगाई थी। और किस अंग्रेज ने लगाई थी? मैंने आपको नाम बताया था, विलियम ओकिंस आया था ना। शाबाश, विलियम ओकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस आया था, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने। डायमंड सिटी भी कहा जाता है। यस भाई, सबसे बड़े वो क्या बोलते हैं उनको, ये जो सराफा बाजार की अगर हम बात करें तो डायमंड सिटी भी बोलते हैं। यस बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, डायमंड सिटी भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है? चलो ये तो एग्जाम में नहीं पूछते इतना, भारत का सांस्कृतिक शहर है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारका भाई कहां पर है? द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के अंदर ही है।
द्वारकाधीश मंदिर भी अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर है? द्वारकादास अगर मंदिर पूछ ले, द्वारकादास या द्वारकाधीश जो मंदिर है वो भी कहां पर है? भगवान कृष्ण के लिए द्वारका समर्पित है, तो यहां पर अगर आपसे पूछ सकता है। नवरात्रि आपको पता चल गया, विश्व की सबसे ऊंची, और यहां पर आपको सोमनाथ मंदिर की, गुजरात की जो स्थापना 1900 कब हुई थी भाई? 60 के अंदर हुई थी। पोरबंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड यहां पर आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात? और क्या हो सकता है? चलो इतनी बात याद करते हैं अभी। उसके बाद अभी ये बताओ मेरे को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में राजतरंगिणी किसकी थी भाई? राजतरंगिणी किसकी थी? कल्याण की थी ना? कल्याण की कौन सी थी? राजतरंगिणी थी। कालिदास की कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। कौन सी थी भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? चलो पहले तो मेरे को यह बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पर्सन इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उद्देश्य प्रस्ताव पास करने वाले थे, ठीक है ना, और चाचा नेहरू इनको कहा जाता था, और बाल दिवस इनके उस पे जन्मदिन पर मनाया ही जाता है। और क्या हो सकता है? रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है भाई? तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास की थी भाई अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी पुस्तक थी? कालिदास की थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, ठीक है ना। मेघदूत इनकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। उसके बाद में आपसे पूछता है गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? शाबाश बताओ, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य। अर्थशास्त्र किसकी है? अर्थशास्त्र भी आपसे पूछता है, अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य। किसकी है भाई? कौटिल्य, जिसको और क्या नाम से बोलते हैं? चाणक्य भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चाणक्य या कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र जो है इनकी पुस्तक है। और बताओ किसी पुस्तक का नाम जो आपको याद है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नहीं यार, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है भाई? M.K. गांधी जी की है। किसकी है? M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो पुस्तक का नाम है वो कौन सा है? महात्मा गांधी जी की है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, विंग्स ऑफ फायर याद बताओ किसकी हो सकती है? यस, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की जो है विंग्स ऑफ कौन सी है? फायर जो पुस्तक है वो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। उसके बाद में आपने बता दी गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आपसे पूछा जाए पंचतंत्र किसकी है? गीतांजलि किसकी बताई तुमने? गीतांजलि जो है वो किसकी है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर की है। उसके बाद में अभी मैंने क्या बोला? पंचतंत्र किसकी है भाई? विष्णु शर्मा की है। किसकी है? विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र है। और बताओ, पंचतंत्र इनकी होगी। और बताओ भाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक ये भी याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी है? ये अरुंधति रॉय जो है ना, अरुंधति रॉय जो है उनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और कौन कौन सी है भाई? ये आपने बता दी, गीतांजलि बता दी। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्याण की। राजतरंगिणी। आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की, ठीक है ना। बाबरनामा किसकी है? बाबर की। बाबरनामा किसकी है? बाबर की। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल
फजल ने, ठीक है। तो ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। और भी है क्या कुछ है? चलो अभी अगला देखो फिर। यहां पर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बता दी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ भारत की खोज। भारत की खोज यानी कि भाई अहमदनगर किला, अहमदनगर यानी कि अहिल्यानगर किले के अंदर ही लिखी गई थी ना, तो यहां पर भाई अहमदनगर के अंदर है। उसके बाद अगला बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो यहां पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? कैनबरा। क्या ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसके बाद में सबसे छोटा जो अगर महाद्वीप की अगर बात की जाए तो कौन है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और क्या है ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या बता सकते हैं? संवर्ती सूची, यस भाई। भारत के संविधान में जो संवर्ती सूची है वो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और बताओ, शाबाश, सोच के आराम से। संवर्ती सूची संयुक्त बैठक यहां से लिया गया। सबसे छोटा महाद्वीप हो गया प्यासी भूमि का देश, अगर आप लोगों को पता हो तो इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप हो गया, प्यासी भूमि का देश हो गया। और करेंसी कौन सी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की? बताओ, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन कौन सी हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। कैनबरा, सिडनी एक शहर है। ओपेरा हाउस कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर है। चलो इसके साथ ही आप लोग ये बता दो मेरे को कि चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? चीन की कैपिटल तो बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? युआन है। कौन सी है? रेनमिन भी, ये भी है, मतलब इसको दूसरा नाम से अगर हम जाने। उसके बाद में याद रखिएगा भारत की राजधानी कौन सी है? बताओ शाबाश, नई दिल्ली। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। भारत की करेंसी कौन सी है? रुपया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। अमेरिका की करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। अमेरिका की करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। जापान की क्या हो जाएगी? जापान की बता दो। जापान की हो जाएगी एन। और यहां पर इसकी टोक्यो क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। जापान की क्या हो जाएगी? टोक्यो। डेनमार्क है। डेनमार्क का आपने कल परसों पढ़ा था। डेनमार्क कोपेनहेगन पढ़ा था ना। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की क्या है? कैपिटल है, ठीक है ना। और पिसो शायद इसकी करेंसी है। तो फिलीपींस की है। तो डेनमार्क की क्या थी? बताओ शाबाश। अभी चलो याद करो तब तक। ये बता दो मेरे को, रूस की क्या है कैपिटल? रूस की कैपिटल बता दो। मास्को है। शाबाश। रूस की क्या है? मास्को है, सभी को पता है। रूस की कैपिटल मास्को है। तो इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। सारे इतने क्वेश्चन बता दो ताकि ये वीडियो चला के अगर तुम लोग सो भी जाते, मतलब लेट के भी सुन सको, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चले जाएं, ठीक है ना। जैसे रेडियो सुनते हैं ना, एफएम रेडियो जैसे सुनते हैं, तो वैसे बताते रहो बस जितने भी बनते हैं क्वेश्चन। रूस की कौन सी बताई तुमने? मॉस्को। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी भाई, काठमांडू। और करेंसी क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया हो जाएगी। नेपाल के अंदर यहां पर पशुपतिनाथ मंदिर भी है क्या? पशुपतिनाथ है मंदिर भी है, ठीक है ना। इसके बाद में नेपाल में अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। नेपाल की संसद को भी कुछ कहा जाता है, जैसे भारत की संसद पर क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। जितनी भी संसद है, नेपाल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है ना। जैसे भारत की क्या है? पार्लियामेंट है। भारत की क्या है? पार्लियामेंट है। शेरे सूराए मजलिस कैसे पाकिस्तान की है, ठीक है ना, जो संसदों के नाम है। उसके बाद मेरे को ये बताओ, भूटान की राजधानी क्या है? बता दो जल्दी जल्दी। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भूटान की जो कैपिटल है वो हो जाएगी थिम्पू, ठीक है ना। थिम्पू क्या हो जाएगी? थिम्पू। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? न्यूगल ट्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूगल ट्रम इसकी करेंसी हो जाएगी भूटान की। उसके बाद में तुम बता दो, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है,
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और करेंसी की अगर बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। करेंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो आपकी हो जाएगी ढाका। करेंसी बताओ शाबाश, टका। करेंसी कौन सी हो जाएगी, टका हो जाएगी। उसके बाद में और कौन सा बच गया, अफगानिस्तान की बता दो, अफगानिस्तान, शाबाश। अफगानिस्तान की बता दो, काबुल हो जाएगी। काबुल तो इसकी कैपिटल है। करेंसी बता दो, अफगानी रुपया जो है, अफगानी रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रांस की राजधानी बता दो। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। एफिल टावर कहां पे है, एफिल टावर कहां पर है, फ्रांस, पेरिस में ही है। अभी लास्ट ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे, कहां पर हुए थे, पेरिस के अंदर ही हुए थे ना। और अभी नेक्स्ट जो ओलंपिक होने हैं वो कहां पर होने हैं, नेक्स्ट जो ओलंपिक होने हैं वो कहां होने हैं, क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, बताओ शाबाश, याद करो, बताओ बताओ। हैं, अमेरिका, अमेरिका और कनाडा है संयुक्त रूप से। चलो मेरे को ये बताओ, अभी श्रीलंका की राजधानी बता दो। क्या पूछा मैंने, राजधानी पूछा ना, राजधानी बताओ। श्री जयवर्धनपुरा। और कोलंबो भी है इसकी, हालांकि कैपिटल क्या है, कोलंबो भी, जयवर्धनपुरा भी है। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाए यार, करेंसी क्या हो जाएगी, श्रीलंका की कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी, श्रीलंकन रुपया हो जाएगी। इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। उसके बाद में इटली की करेंसी अगर पूछे तो यूरो। यूरो एक की नहीं है, इटली की है, फ्रांस, हाँ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी की करेंसी क्या है, यूरो है। फ्रांस की राजधानी तुमने क्या बताई, पेरिस बताई। फ्रांस की राजधानी तुमने पेरिस बताई। और इटली की राजधानी क्या बताई, रोम बताई। इटली की राजधानी क्या बताई, रोम बताई। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, बर्लिन। और करेंसी तो अभी अभी बताया, यूरो। फ्रांस की करेंसी भी यूरो, और इटली की करेंसी भी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। नहीं समझ में आया, किसकी करेंसी यूरो है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनकी सभी की क्या है, यूरो करेंसी हो जाएगी। चलो एक बात बताओ मेरे को, अभी ऑस्ट्रेलिया की तुमने बता दी, कनाडा की बता दो, कैपिटल बता दो कनाडा की, ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। और करेंसी क्या है, सारे पंजाबी कमाने जाते हैं उधर, डॉलर ही है ना। वहां की अगर हम करेंसी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी। उसके बाद में है सऊदी अरब, कैपिटल बता दो, कैपिटल ही याद करवा दो पहले तो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो मैं ऑप्शन बताता हूं, ऑप्शन बताता हूं। ओटावा, लंदन, रियाद, अबू धाबी। रियाद क्या हो जाएगी, किसकी बताई तुमने ये, सऊदी अरब की। कौन सी, किसकी बताई, सऊदी अरब की। सऊदी अरब की नहीं यार, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा, सऊदी अरब। तो रियाद, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, रियाल। रियाद और रियाल, ये बात सही है। उसके बाद में तुम बता दो, ब्राजील। ब्राजील की ब्रासिलिया तो कैपिटल है, ब्राजीलिया कह लो, ब्रासिलिया कह लो। और रियाल ही इसकी क्या है, करेंसी है। रियाल ही इसकी क्या है, करेंसी है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। तो ये कुछ आपको याद है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की भाई जकार्ता। इंडोनेशिया की कौन सी है, जकार्ता। ये करेंसी याद रहनी चाहिए। तो ये कुछ है, बाकी अभी देखिए और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। आ जाओ आगे। यहां पर है भाई, यहां पर है, किस नदी को बिहार का सो। ये देखो यहां जो प्रश्न बना रखे ना, यहां तो सिर्फ एक हिंट लेने के लिए कि और क्या बताना चाहिए आपको इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर आ जाएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में जब बिहार का जिक्र आ ही गया है तो इसकी राजधानी क्या है,
पटना है। इसकी राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के अगर आपको सीएम याद हैं तो मेरे को बता दो कौन से हैं? नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? सीएम है नीतीश कुमार। क्या आपको इसके राज्यपाल याद हैं? राज्यपाल याद हैं? राज्यपाल कौन है? शाबाश शाबाश, बता रखे हैं। कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान है। तो कौन हो जाएगा भाई? आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद में बिहार के बारे में और क्या जानते हो? यहां पर बिहार का जो शौक है, कोसी नदी आप लोगों ने बोल दिया। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है क्या? सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर डेंसिटी की बात आए तो सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो किसका बताओगे? बिहार का बताओगे। और क्या है बिहार में? चंपारण। चंपारण नेशनल पार्क है या चंपारण वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये कहां पर है? बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर ही हो जाएगा। और बताओ शाबाश, सोचो तुम्हारे लिए है। यस, छठ पूजा इधर बिहार का जो क्या बोलते हैं अपना उत्सव कौन सा है? छठ पूजा है। शाबाश। और नृत्य आपने बताया छऊ भी है यहाँ का। कौन सा है? विदेशिया है। विदेशिया 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 है। जाट जाटिन है। जाट जाटिन यहाँ का लोक नृत्य है। जाट जाटिन, छठ पूजा, छऊ। छऊ तो झारखंड में भी आएगा। विदेशिया यहाँ का हो गया, ठीक है ना। और क्या है? यस भाई, बिहार के गया में। वेरी गुड। गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध को कौन से धर्म की स्थापना की थी? पहले तो यही बता दो। कौन सी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई? सारनाथ में। कहां पर भाई? सारनाथ में तो उपदेश दिए थे। बोध गया कहां पर भाई? बोध गया। बोध गया कहां पर है? बिहार में। महाबोधि मंदिर है यहां पर। क्या है? महाबोधि मंदिर भी कहां पर है? बिहार में है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर यहीं पर भाई, ठीक है ना। इन्होंने पीपल किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल या बरगद? पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध। और बिहार के बारे में क्या जानते हो? नेशनल पार्क आपको पता चल गया। अच्छा, महावीर जो स्वामी, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो भी यहाँ पर वैशाली कुंडग्राम जिसको बोलते हैं, वैशाली कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यहीं पर हुआ था, ठीक है ना। और क्या है? महाबोधि मंदिर हो गया भाई। और हो गया भारत के सम्राट अशोक भी यहीं से, जो सारनाथ से मिला है। क्या मिला है? सारनाथ से अशोक स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वहां यहीं से मिला है। उसके बाद में भाई बिहार के ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से ही बिलोंग करते थे। और बताओ। चलो ये तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हाँ ये बात सही है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस इधर से निकल के आते हैं। लेकिन जो एग्जाम में पूछने लायक है वो बताइए आप। चलो भाई, इतना हो गया यहां से। यहां पर है भाई, इसकी जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से लगती है। और बिहार के अंदर भाई आपका वाल्मीकि हो गया। उदयपुर एक रिजर्व है, यहां पर ही है, बिहार के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और भी हैं, जब याद आएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे हम उसमें। अब मैंने आपको ये बता चुका हूं मैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, ये आप लोग बता चुके हैं, 26 जनवरी 1950 का, ठीक है ना। अब बताइएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है ना। उसके बाद साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल। ऑप्शन नहीं है भाई। किसने किया भाई? जल्दी बताओ। कल से है ना, बैठ के क्लास करेंगे, ठीक है। बताओ बताओ, शाबाश। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया भाई? किसने? बल्ब का आविष्कार किसने किया? फिर एडिसन ने। किसने किया?
एडिसन ने। साइकिल का किसने किया? मैकमिलन ने। साइकिल का किसने किया? मैकमिलन ने। अच्छा, साइकिल के बाद आता है रिवॉल्वर का अगर पूछ ले तो आविष्कार किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने। क्या हुआ, सपने में गया क्या? बताओ भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। कंप्यूटर, यस। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अच्छा, तड़ित चालक होता है कि लाइटिंग कंडक्टर होता है तड़ित चालक? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? लाइटिंग कंडक्टर का बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसका आविष्कार किया? तड़ित चालक का। याद करो, या ऐसे ही याद होंगे, रिवीजन होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग खर्च करो अपना। इन्होंने आवेश यानी कि चार्ज के बारे में भी बताया था। किसके बारे में बताया था? आवेश यानी कि चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज कितने प्रकार का होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उसके बाद में इंजन का आविष्कार, भाप इंजन, जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रोदर ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रोदर ने किया था। बल्ब का तुमने बता दिया। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? न्यूटन जी ने। किसने भाई? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन ने की। ठीक है ना। उसके बाद में टेलीविजन बता दो। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। जेएल बियर्ड लिख देता हूं, लेकिन मैं जेएल बियर्ड, तो मार्कोनी भी नाम आया है, तो मार्कोनी ने बता दो भाई तुम किसका किया? रेडियो का आविष्कार किया। किसका किया? रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी ने किसका किया? रेडियो का। टेलीविजन जेएल बियर्ड ने किया। और कंप्यूटर का तुमने चार्ल्स बेबेज बता दिया। एक्सरे का खोज किसने की? शाबाश, एक्सरे वाली बता दो। रोटजन ने। किसने की भाई? रोटजन ने किया। एक्सरे का खोज किसने किया? और बता दो, देख के बता दो कहीं से। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। उसके बाद में है भाई, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? शाबाश, ये बताओ, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया भाई? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया? परमाणु का। परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। रेडियम की खोज, शाबाश, रेडियम बता दो फिर, और कुछ नहीं बता रहे तो रेडियम बता दो। मैडम क्यूरी ने किया। मैडम क्यूरी ने, इन्होंने किया प्राकृतिक का, और एक इन्हीं की बेटी, अगर हम बात करें कृत्रिम रेडियम की अगर बात करें तो ये किया था पियरे क्यूरी ने। किसने किया था? पियरे क्यूरी ने। चलो, रेडियम से आप याद आया, रेडियो एक्टिव पदार्थ की हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी भाई? हेनरी बैकुरल ने खोज की थी। ये सारे के सारे पर्सन एग्जाम में है, इसलिए याद आ रहे हैं भाई। और बताइए, आपके डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। ठीक है ना, रुडोल्फ डीजल ने किया। रेडियो आपने बता दिया। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिंटिंग प्रेस, चलो छोड़िए ये तो आप लोग। और क्या हो सकता है? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहां तक तो एक साथ इतने याद होंगे भी नहीं। अगला बताओ फिर। यहां पर है भाई, पढ़ो क्या है, शाबाश। तो यूनेस्को की कहां भाई, कहां पर है? पेरिस
अभी यूनेस्को जो है वो किसकी संस्था है? यूएन की। चलो अभी यूएन पे शुरू हो जाओ फिर। यूएन की स्थापना कब हुई भाई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब हुई भाई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहां पर है ये बता दो फिर। मुख्यालय बता दो फिर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका क्या हो जाएगा भाई? मुख्यालय हो जाएगा। चलो इसके अंग बता दो फिर कितने हैं? कुल अंग कितने हैं? 6 इसके कुल क्या हैं? अंग हैं। कौन कौन से हैं कुल अंग इसके? एक तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और न्याय परिषद है। अगर आपसे पूछा जाए, महासभा का तो नहीं पूछते, इसके कुल कितने सदस्य देश हैं ये बता दो, कुछ तो बता दो। 193 है। 24 अक्टूबर 1945 को तो इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? अच्छा है ना, कुल देश 195 है ना, इसमें से 2 है ना, 2 कौन से? एक तो फलस्तीन और एक वेटिकन सिटी। वो मतलब इसके एक्टिव सदस्य हैं बट परमानेंट इसके सदस्य नहीं है। एक तो वेटिकन सिटी वाला और एक आपका हो जाएगा फिलिस्तीन बोलते हैं ना, वो जो कंट्री है इसके। बाकी इसके कुल कंट्री सदस्य देश कितने हो जाएंगे? 193 हो जाएंगे। नींद तो नहीं आने लगी? कितनी देर की होगी क्लास ये? दिमाग खराब होने लगे ना अभी? कोई नहीं, तो रिवीजन अभी और पढ़ने का क्या मतलब? तुम्हारे साथ पढ़ ही तो रहे हैं, क्लास थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम पढ़ा रहे हो और मैं पढ़ रहा हूं, बस बताते रहो। फ्रांस से चलो वो तो लेते रहेंगे, पहले तो मेरे को ये तो इस वाला यूएन तो पूरा होने दो, या पीछा छुटवा रहे हो? सर स्वतंत्रता वाला करवा दो है भाई। 24 अक्टूबर 1945। सदस्य देश कितने हैं? 13। इसकी जो सुरक्षा परिषद है ना, सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15। 5 तो जिसके पास वीटो पावर है स्थायी, और 10 क्या है? अस्थायी। 10 क्या है? अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या हो जाएंगे? अस्थायी सदस्य। और बताओ यूएनओ के बारे में। इसका एक वो है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड। कहां पर है भाई? नीदरलैंड के अंदर क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। उसके बाद में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताओ कहां पर है? WHO जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। यूनेस्को का कहां बताया तुमने? पेरिस में। यूनेस्को का कहां बताया? पेरिस में। यूनिसेफ है। अच्छा, ये यूनेस्को किसके लिए काम करती है? किसके लिए? वर्ल्ड हेरिटेज। क्या बोलते हैं मराठी में? जागतिक वासा। काय झाला भाऊ? काय माहिती नहीं है ना? काय माहिती नहीं। तो भाई सीख लूंगा मैं मराठी वाक्य, ठीक है ना? कुछ तो आने लगे, जैसे काय झाला भाऊ, काय नहीं। दूसरा फिर जैसे तुम क्या अभी पढ़ रहे हो, तो तुम मेरी तरफ अगर देख रहे हो तो क्या बोलते हैं? काय करता काय नहीं करता मी बघतो, यही बोलते हैं ना? काय करता काय नहीं करता मी बघतो। अंगुकेली आहे, साकाळ अंगुकेली आहे। अंगुकेली मतलब है अंगुल, अंगुली केली आहे, नहाली या नहीं लाए, जीवन झाला। जीवन कैसा आहे? जीवन खूप चांगला आहे। तुम्ही कैसा माणूस आहे? तुम्ही खूप चांगला माणूस आहे। तुमने कितनी, जैसे हम बोलते हैं कि तुमने कितनी पढ़े हो, तुम्हें कितनी सिखलाई आहे, कोणते विषय आहे, हैं? क्या है? तुम्ही कोण तो बोलते आहे क्या? कौन बोल रहा है? तो ये चीजें हैं, तो सीख लेंगे धीरे धीरे। चलो यही बता दो फिर, तुम क्या कर रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? तुम क्या करता? खाली बसा, हाँ? खाली
खाली उतरा खाली बसा है ना। क्यों? हाँ अच्छा, हाँ समझ में आने लगी। तो चलो ये बता दो अभी, यूनेस्को का तुमने पेरिस बता दिया, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक है वो वाशिंगटन डीसी में है। फूड एंड एग्रीकल्चर रोम में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहां पर है? जिनेवा में है। ये बात आपने याद रख लेनी है। चलो उसके बाद में 10 तो करो, वो तो बहुत गए, लिखित में 10 ही हुए, और वैसे तो कम से कम 100-150 तो हो ही गए होंगे। 100 हो गए, गिन रहा है क्या? चलो अगला देखो फिर, यहां पर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस है। लो भाई, इस क्वेश्चन के साथ फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनी फिर? ये क्या बनी? ये कौन सी बनी? ये बनी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। कौन सी बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बन गई अभी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ी जाती है? जीवों के द्वारा। और जीव कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी है इन्वायरमेंट में? 21%। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है इन्वायरमेंट में? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन जो गैस है वो कौन सी है? 78%। कौन सी है? 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपको याद होनी चाहिए, गाड़ियों के टायरों में भरी जाती है। पेड़ पौधों के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? पेड़ पौधों के लिए कौन सी जरूरी है? नाइट्रोजन। कल आप लोग पढ़ रहे थे, मेरे को बताना अभी किसको याद है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? कल ही आप लोगों ने ही बताया था मेरे को। ऑप्शन नहीं है, कल बता रहे थे ना। ऑक्सीजन की तो मैंने बताई थी, प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी ये तुम बता दो। नाइट्रोजन किस में भरी जाती है? क्यों भरी जाती है? ठंडी रहती है, मतलब बिल्कुल एकदम चिल्ड। तो क्या होने से बचाती है? तो बताओ अभी, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? यार तुम लोगों ने मेरे को ये भी बताया था सर, इसकी भी की थी, इसकी भी की थी। मैं फिर बोला अच्छा इसने फिर नाइट्रोजन की भी की थी क्या? तुमने मेरे को ये बोला था कि सर इसने न्यूक्लियस की भी खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसकी ने की थी? अरे भाई तुम ही तो बता रहे थे कि सर रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की भी खोज की, परमाणु नाभिक की भी खोज की, और अपने किसकी, नाइट्रोजन की भी खोज की। तो हुआ था कि नहीं हुआ था ये डिस्कस है? अरे हुआ था यार, न्यूक्लियस का हुआ था। तो यहां बैठा कौन बच्चा नहीं बता रहा था कि सर ये साउथ था, कौन सा था? चलो जाने दो, अब मानोगे भी नहीं। मैं हाँ कैसे बुलवाऊं इतनी रात को। चलो भाई ये बात आपको याद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के द्वारा किया जाता है। कौन सा भाग करता है? पत्तियां करती है। कौन सा करता है? पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। पौधे के अंदर जड़ों से पानी कहां चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है। किस प्रक्रिया द्वारा? केशिकाओं के कारण। किसके द्वारा? केशिकाओं के कारण चढ़ता है, और पत्तियां इसका भोजन बनाती हैं। पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप बताइएगा, उसके बाद में बताइएगा कि ऑक्सीजन बता दिया आपने, नाइट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस है, पौधे के बारे में आपने बता दी। पौधे का उम्र आपको मैंने बताई रखा, किससे मापा जाता है? वार्षिक छल्लों से। किससे मापा जाता है? वार्षिक छल्लों से। उसके बाद में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। बस इस पे कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, बहुत हो गए। अब यहां पर अगली क्लास में कर लेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लंबाई कितनी है? 2525। चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र सबसे क्या है? चौड़ी नदी है। अगर हम पानी के हिसाब से देखें, पानी के बहाव से देखें, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता दो। ईटानगर है। कौन सी है?
ईटानगर है। सीएम बता दो अरुणाचल प्रदेश का, पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है सीएम है। गवर्नर बता दो, केटी परनाइक। केटी क्या है? परनाइक है। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। किस में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है ना। यहां पर एक नामदफा नेशनल पार्क भी है। क्या है? नामदफा नेशनल पार्क भी है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्य यहां पर निकलता। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आप ये बात याद रखिए, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। लेकिन उस टाइम इनका नाम क्या होता है? अलकनंदा, और एक होता है भागीरथी होता है। अलकनंदा और क्या होता है? भागीरथी होता है। ये बात आपको कुछ याद रहनी चाहिए। समझ में आया? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है भाई? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगी। बाकी गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नर्मदा कहां से निकलती है? नासिक, अमरकंटक की पहाड़ियों से। महानदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? महानदी पे, इसीलिए तो डिस्कस वाली क्लास चल रही है। नहीं तो फिर हीराकुंड। कौन सा भाई? हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे। मैं आज सोच के तो यह आया था, ये पूरी बुक पढ़ा के जाऊंगा, ये पूरी, ये एक बार तो रिवाइज करवाई दूंगा। लेकिन तुम क्या है, बीच में अटक जाते हो। हीराकुंड बांध महानदी पे है भाई। बाघड़ा बांध सतलुज नदी पे है। और एक और कौन सा रह गया? टिहरी बांध भागीरथी पे। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर बड़े की बात करें, बड़ा कौन सा है? भाखड़ा है। बड़ा कौन सा है? भाखड़ा है। और लंबा कौन सा है? हीराकुंड है। लंबा कौन सा है? हीराकुंड है। समझ में आई बात? अब तुम बताओ, ये क्लास बंद करें, आगे चलें? नहीं, आगे तो है 1 घंटे की होगी मेरे ख्याल से। तो आज इतने याद कर लो। अगर कल टाइम फिर मिलता है और तुम्हारे को ठीक लगता है कि हाँ यार याद हो रहे हैं, डिस्कशन से चल रहा है, तो फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार वीडियो में और देख लेना क्या क्या बताया गया है। कम से कम जो बताया जाता है ना, वो तो चीजें याद रहे। नहीं बताया गया वो तो एक अलग बात है। बाकी मैंने अभी जनजातियां बतानी थी आपको। थारू जनजाति, जैसे थारू जनजाति है, कहाँ की है? उत्तराखंड है। कहाँ पर है? उत्तराखंड है। ठीक है ना। और सोमपेन है। सोमपेन जो जनजाति है, जारवा है, ये कहाँ की है? अंडमान और निकोबार की है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करें तो गोंड है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति अगर बात करें तो भील है। गारो, खासी, जयंतिया असम मेघालय की तरफ पाई जाती हैं। कुकी, मैती मणिपुर में पाई जाती हैं। ये कुछ जनजातियां हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु, केरला क्षेत्र में पाई जाती हैं। समझ में आई बात? जनजातियां बतानी थी। नेशनल पार्क बताने थे। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करने के लिए बची हुई हैं। बट अभी आपका टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो कर लो रेस्ट। बाकी देख लेना एक बार और, इस चीज को रिपीट कर लेना। बाकी डेली की डेली ऐसे डिस्कस किया करो, ताकि आप लोगों को क्या है कि इस क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं फिर आज को भाई। आज इधर ही 11th यहां पर देखने में कितने लग रहे हैं? कितने हो गए लेकिन? खूब हो भाई तुम भी। 117 हो गए ना? 111 नहीं, ज्यादा हो गए। हर क्वेश्चन 111 के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं ना। तो 11 गुना में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो आज के इस क्लास में 110 प्लस क्वेश्चन ही हमने किए हैं। 110 प्लस है क्वेश्चन ही हमने किए। तो चलो भाई, जिसको भी ये बाद में वीडियो मिले वो अच्छे से देख लेना। रिवीजन क्लास है और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली। 1-2 घंटे की जो जर्नल डिस्कशन हम बात करते हैं। एक तो क्लास होती है रेगुलर, जिसमें क्वेश्चन लाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों से डिस्कशन करके, और फिर भी अगर किसी बच्चे को और इनके अलावा इन क्वेश्चनों में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो वो जरूर अपनी कमेंट करके जो अपने क्वेश्चनों का वो एक पीडीएफ डाल देना। इधर पीडीएफ क्या को लिख के बता देना, ताकि वो क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं और क्लासों के साथ, और रिवीजन क्लास के साथ। और बाकी भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा,
ताकि चीज़ों को जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मज़ा भी आएगा और पढ़ने में भी आपको मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।